हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे ऐसे व्यय जो स्पष्ट रूप से स्वीकृत होते हैं, ऐसे व्यय जो वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत स्वीकृत होते हैं, ऐसी हानियाँ जो वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत स्वीकृत होती हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय। देखिए, व्यवसाय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित होने के बाद भी कुछ खर्चे अथवा हानियाँ आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर अधिनियम, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश, न्यायालय के निर्णय अथवा सामान्य सिद्धांतों के आधार पर कर योग्य आय की गणना करने के उद्देश्य से अस्वीकृत होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा खर्चा आता है वो आता है दान, डोनेशन। देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु जो दान किए जाते हैं उसके अलावा शेष कोई भी दान यदि करदाता ने गत वर्ष में किया है तो उसकी कटौती व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत उसे स्वीकृत नहीं होगी। इसी तरीके से दूसरा हमारा आता है राजनीतिक पार्टी की पत्रिका में विज्ञापन। यदि करदाता ने किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी मैगजीन में या उसके ब्रोशर में कोई विज्ञापन दिया है तो यह पूर्णतया अस्वीकृत व्यय होगा। इसी तरीके से यदि करदाता ने कोई गैर व्यापारिक आय प्राप्त करने के लिए किसी तरह का कोई व्यय किया है तो व्यापारिक व्यय के रूप में ये खर्चा, ये व्यय कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगा। इसी तरीके से यदि करदाता के कोई निजी व्यय है, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो किसी भी दशा में व्यवसाय के लाभों में से कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होंगे। प्रत्यक्ष कर भी इसी श्रेणी में आते हैं। किसी भी तरह का डायरेक्ट टैक्स, यानी कि उसमें चाहे वो आयकर है, चाहे किसी तरह का अन्य कोई प्रत्यक्ष कर है, वो करदाता को व्यवसाय के लाभों में से स्वीकृत नहीं होगा। उद्गम स्थल पर कर की कटौती न करने पर अस्वीकृत। मान लीजिए करदाता ने कोई ऐसे व्यय को भुगतान किया है जिसके लिए टीडीएस कटना अनिवार्य था, उद्गम स्थल पर कर की कटौती होना अनिवार्य था, और करदाता ने यदि ऐसा नहीं किया है तो उसे इस व्यय के रूप में की जो कटौती है वो स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसी तरीके से फर्म के यदि कोई ऐसे व्यय हैं जो कि करदाता को जिनकी कटौती मिलना संभव नहीं है, जैसे कि पूंजी पर ब्याज यदि 12% से अधिक दर से दिया गया है तो वो अतिरिक्त ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। निष्क्रिय साझेदार को यदि किसी तरह का कोई पारिश्रमिक दिया गया है तो उसकी कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी, वो व्यय स्वीकृत नहीं होंगे। इसी तरीके से सक्रिय साझेदार को भी मान लीजिए निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक का यदि भुगतान किया है तो उसकी कटौती स्वीकृत नहीं होगी। तो फर्म के अंतर्गत फर्म के जो खर्चे व्यय हैं उसमें भी ये जो व्यय हैं इनकी कटौती व्यवसाय में से स्वीकृत नहीं होगी। इसी तरीके से व्यक्तियों के समुदाय के लिए भी कुछ ऐसे व्यय हैं जिनकी कटौती स्वीकृत नहीं होती, जैसे व्यक्तियों के संघ या समुदाय ने अपने सदस्यों को यदि कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक दिया है तो उसकी कटौती स्वीकृत नहीं होगी। 10,000 रुपये से अधिक का कोई नकद भुगतान यदि किया गया है तो उसकी भी कटौती स्वीकृत नहीं होगी। इसके कुछ इसमें अपवाद हैं जिनको हम विस्तृत रूप से देखेंगे, लेकिन एक बार हमें ये ध्यान रखने की बात है कि यदि करदाता कोई ऐसा व्यय करता है जिसके संबंध में किसी एक व्यक्ति को खाते में जमा होने वाले चेक या बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक खाते की ईसीएस या निर्धारित अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दिन में किया गया भुगतान 10,000 से अधिक की राशि का है तो संपूर्ण राशि अस्वीकृत होगी। देखिए, यहाँ ये बात आपको ध्यान देनी है कि संपूर्ण राशि अस्वीकृत होगी। ऐसा नहीं है कि 11,000 का भुगतान हुआ है तो 10,000 तो स्वीकृत होंगे और 1,000 स्वीकृत हो जाएगा। पूरा का पूरा जो अमाउंट है, जो पूरा का पूरा पेमेंट है, वही अस्वीकृत हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए करदाता ने उदारतावश किसी राशि का भुगतान किया है, अपने मन से यदि किसी को किसी तरह का कोई भुगतान किया है तो पूर्णतया अस्वीकृत होगा।
पूंजीगत हानि और पूंजीगत व्यय पूर्ण रूप से अस्वीकृत व्ययों में शामिल किए जाते हैं। व्यापार की स्थापना से पूर्व यदि कोई व्यय किए गए हैं, आयकर व्यय हैं, तो वो भी अस्वीकृत होते हैं। उनकी कटौती भी करदाता को स्वीकृत नहीं की जाती है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के यदि किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न यदि संस्था में बनाया जाता है रिजर्व, तो वो जो प्रोविज़न्स हैं, किसी भी तरह के जो आयोजन हैं, वो स्वीकृत नहीं होंगी। इसी तरीके से किसी तरह का कोई अवैध व्यय है, इलीगल एक्सपेंडिचर यदि कोई हुआ है, तो वह भी स्वीकृत नहीं होगा। तो ये कुछ हमने ऐसे व्यय देखे हैं जिनकी कटौती करदाता को अस्वीकृत की जाएगी। वह अपने व्यापार के लाभों में से उसकी कटौती स्वीकृत नहीं कर सकता। इसी तरीके से धारा 43B के अंतर्गत कुछ ऐसे व्यय भी हैं जो वास्तविक भुगतान पर ही जिनकी कटौती दी जाती है। ये कुछ खर्चे मैं आपको और डिस्कस करना चाहूँगी स्टूडेंट्स। यदि मान लीजिए करदाता ने अपने स्वयं के लिए कोई जीवन बीमा करवाया है और उसकी अगर कोई प्रीमियम की राशि चुकाई है, तो हालांकि निजी व्यय हमने पढ़े हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान देने की बात है, इसे भी निजी व्यय में ही शामिल किया जाता है। कई बार क्या होता है कि प्रोपराइटर स्वयं कोई सैलरी लेता है, तो प्रोपराइटर की जो सैलरी होगी वो भी स्वीकृत नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसे अस्वीकृत व्यय हैं जिनकी कटौती या जिनकी छूट जो है करदाता को उपलब्ध नहीं करवाई गई है आयकर अधिनियम के अंतर्गत। अब कुछ जो व्यय है मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, वो वास्तविक भुगतान की स्थिति में ही करदाता को उसकी कटौती स्वीकृत की जाती है। 43B में इसके प्रावधान बनाए गए हैं। तो ऐसे कौन कौन से कर हैं देखिए। बिक्री कर है, उत्पादन शुल्क है, सीमा शुल्क है और चूंगी। करदाता ने इनका वास्तविक रूप से भुगतान किया है तो ये कटौती के लिए स्वीकृत होंगे। इसी तरीके से करदाता ने अपने कर्मचारियों को कोई बोनस या कमीशन यदि दे दिया है तो ही उसकी कटौती स्वीकृत होगी। सार्वजनिक वित्तीय संस्था, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक वित्त निगम से लिए गए ऋण पर देय ब्याज यदि चुका दिए गए हैं तो ही कटौती के रूप में स्वीकृत होंगे। अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक से लिए गए जो टर्म लोन है उन पर जो ब्याज है यदि उनका भुगतान कर दिया गया है तो ही वो स्वीकृत होंगे। इसी तरीके से करदाता का नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों को जमा छुट्टियों के बदले यदि कोई भुगतान किया गया है, एनकैशमेंट उसका उपार्जित अवकाश के बदले यदि कोई भुगतान किया गया है, तो भुगतान करने की स्थिति के बाद भुगतान के बाद ही वो क्या होंगे, कटौती के लिए स्वीकृत होंगे। इसी तरीके से करदाता का नियोक्ता के रूप में यदि प्रोविडेंट फंड या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड एवं ग्रेच्युटी फंड में यदि कोई अंशदान दिया गया है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो अंशदान देने के बाद, जमा होने के बाद ही वो क्या होंगे, कटौती के रूप में स्वीकृत होंगे। इसी तरीके से रेलवे की संपत्तियों का उपयोग करने के बदले भारतीय रेलवे को यदि कोई राशि दे की गई है तो उसका भुगतान कर दिया गया होगा तो ही करदाता को यह कटौती के रूप में स्वीकृत होगा। तो यदि करदाता ने ये जो कुछ जो हमने अभी तक भुगतान देखे हैं धारा 43B के अंतर्गत, ये एक्चुअल पेमेंट होने के बाद ही कटौती के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे करदाता की अन्य कटौतियों के बारे में। धन्यवाद।